नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार। हमारी गोरैया और पर्यावरण योद्धा की ओर से आज आयोजित इस महत्वपूर्ण ऑनलाइन परिचर्चा में आपका स्वागत मैं करता हूं। मैं सहायक निदेशक हूं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पटना में। साथ ही गोरैया संरक्षण को लेकर पिछले 13 साल से मैं लगातार सक्रिय हूं और पिछले कई महीनों से हम लगातार हम लोग पर्यावरण और जीव जंतु के संरक्षण के सवाल को लेकर फेसबुक लाइव के जरिए और ऑनलाइन परिचर्चा के जरिए हम देश भर के तमाम साथियों के साथ चर्चा करते आ रहे हैं। और हमारी कोशिश हो रही है कि एक मैसेज देने की, एक संदेश देने की, ताकि हम तमाम लोगों के बीच हम जाकर ये बताएं और चर्चा करें कि साहब हमारा जो है संदेश जाए और लोग जो है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हो। क्योंकि आज हम देखें तो पर्यावरण का जो आवरण है उसमें कई तरह की बदहाली के दौर से वो गुजर रहा है। पर्यावरण के आवरण का मतलब है जल, जंगल, जमीन की जो स्थिति है, साथ ही जीव जंतु सभी मिलके प्रकृति की रचना करते हैं और वो पर्यावरण का जो आवरण है वो काफी विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुका है। तमाम लोगों ने अब देखा होगा कि किस तरह से पिछले दिनों हिमाचल की जो घटना घटी है, पहाड़ का गिरना और कई लोगों की जानें भी जा चुकी है, तबाही मच रही है। और इस सब के पीछे बस एक ही दोषी है, वो है हमने विलासिता और विकास के नाम पर जिस तरह से जंगलों को तबाह किया है, पेड़ों को काटा है, उससे धीरे धीरे पूरी तस्वीर ही बदल चुकी है। इस पर्यावरण को हमने बिगाड़ कर रख दिया है। ऐसा नहीं है कि सरकार सचेत नहीं है, लोग सचेत नहीं है, तमाम लोग सचेत हैं और एकजुट होकर, गोलबंद होकर बचाने में सक्रिय है। यही एक वजह है कि आप मध्य प्रदेश के छतरपुर की जो बक्सवार जंगल है, जहां हीरे की खदान को लेकर उसे काटने की योजना चल रही है, उसे लेकर तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं किस तरह से इसे रोका जाए, वो जंगल न कटे और बक्सवार जंगल न कटे और हीरा खदान की खुदाई न हो और जो तस्वीर है, जो हालात बिगड़ेंगे उसके बाद, वो न बिगड़े। तो आज हम पूरे देश भर की कई हमारे जो महिला पर्यावरण योद्धा कह सकते हैं, जो घरों से बाहर निकलकर, ज्यादातर महिलाओं के बारे में एक सोच है कि घर की चार दीवारी तक सिमट के रह जाती हैं और वो कुछ उनकी जो कुछ करने की जो एक ललक होती है वो नहीं दिख पाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि महिलाएं आ रही हैं, सामने आ रही हैं और एक गोलबंद होकर लड़ाई लड़ रही है। बक्सवार जंगल को बचाने के लिए भी महिलाएं सामने आ चुकी हैं, आ रही हैं, लगातार संघर्ष कर रही है। आज हम पर्यावरण के संरक्षण के सवाल को लेकर इसमें महिलाओं की जो भूमिका है, हम उस पर बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे इस पैनल में कोई बहुत बड़े बड़े नाम है, हस्तियां हैं, लेकिन जो भी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। तो सबसे पहले मैं चलता हूं आज की जो हमारे जो अतिथि हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, मैं उनका मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाह रहा हूं, ज्योति सनोडिया जी हैं। आप है मातृ शक्ति संगठन सिवनी मध्य प्रदेश से हैं, विभिन्न तरह की काम करती हैं, पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, सारी समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हैं, जमीनी हकीकत पर जुड़कर आप काम करती हैं। आपकी इस परिचर्चा में बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी। हमारी वक्ता है डॉक्टर नर्मदा आनंद, शिक्षिका हैं, संस्थापक है दीदी जी फाउंडेशन। आप भी कई तरह के काम से जुड़ी हुई हैं, कई तरह के कामों का अंजाम देती रहती हैं। उसके साथ हमारे साथ अगले जो हमारे वक्ता होंगे, अतिथि वक्ता होंगी, आप हैं उषा मिश्रा जी। आप भी शिक्षिका हैं, पर्यावरणविद हैं और बक्सर से आप ताल्लुकात रखती हैं। हम अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं ज्योति डंगवाल जी का। ज्योति जी अध्यक्ष हैं हमारी महिला टोली दिल्ली की। आप भी पर्यावरण
पर कई तरह के काम को अंजाम देती हैं। खासकर जन्म दिवसों को चुन चुन कर आप पेड़ पौधे लगाने का काम करती हैं। आपका तहे दिल से स्वागत है। स्वागत मैं करूंगा आज की इस परिचर्चा में काजल जी का। आप काजल जी खंडवा मध्य प्रदेश की रहने वाली है। मध्य प्रदेश काफी अभी चर्चे में है और आप भी लगातार समाज सेवी के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। तो बात शुरू करें, परिचर्चा शुरू करें। हमारे बीच मौजूद हैं जिज्ञासा सिंह जी। आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। आप एक बहुत ही अच्छी और चर्चित कवित्री हैं। कवित्री मैं इसलिए कहूंगा कि आप पर्यावरण और जीव जंतु प्रकृति पर काफी रोचक संवाद स्थापित करने में महारत हासिल है आपकी। शब्दों के जो बाण चलाती हैं, लोगों को झकझोर के रख देती हैं और उन्हें पर्यावरण के प्रति सोचने की ओर आप ले जाती हैं, आगे ले जाती हैं। तो जिज्ञासा सिंह जी से आग्रह है कि आज की परिचर्चा की हम शुरुआत आपकी कविता पाठ से करना चाहेंगे। आप अपनी कविता का पाठ रखें। श्रीमती जिज्ञासा सिंह, आप लखनऊ से ताल्लुकात रखती हैं। आप सभी को मेरा करबद्ध प्रणाम है। आप सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आदरणीय संजय जी का तो क्या कहना, वो शुरू से अभी तक कितना काम कर चुके गौरैया संरक्षण के लिए, पर्यावरण के लिए। उसी के लिंक के तहत मैं भी जुड़ी हुई हूँ। आप रोज नए नए काम करते हैं गौरैया संरक्षण और पर्यावरण के लिए। और मैं तो एक कवित्री हूँ और कविताएं लिखती हूँ और जल और आपके पृथ्वी है, जल है, वृक्ष हैं और चिड़ियाँ हैं, खग विहग हैं, ये सब मेरे प्रिय विषय हैं। उन्हीं पे मैं सोचती हूँ, उन्हीं पे लिखती हूँ और उसी पे मैंने एक कविता लिखी है। आज मुझे अतिथि के तौर पे संजय जी ने बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और सभी को प्रणाम करती हूँ। तो मेरी कविता है कि वृक्षों का बच्चों के जीवन में महत्व। एक माँ कैसे अपने बच्चों को वृक्षों से जोड़ सकती है। हमने अपने बचपन में देखा कि वृक्ष गांव में वृक्ष के नीचे, तो स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, प्राइमरी विद्यालयों में या जूनियर विद्यालयों में, तो वहाँ पे वृक्ष, बड़े बड़े पीपल के पेड़ है, बरगद के पेड़ जरूर उस प्रांगण में होते थे और वहाँ बच्चे खेलते रहते थे और उसके नीचे झूला पड़ता था और टीचर भी वहीं दोपहर में पढ़ाते थे। और उस चीज का संदर्भ मैंने इस कविता में लिया है, जो गीत के रूप में मैं प्रस्तुत करूंगी कि बच्चों के किस तरह से वृक्ष काम आ सकते हैं और वृक्षों का कैसे हम संरक्षण करें। एक स्त्री के तौर पे घरेलू महिलाएं कैसे करें, गांव की, शहर की, खास तौर से गांव के लिए ये मैंने लिखा और आप सबको सुनाना चाहती हूँ। तो पेश है मेरा ये गीत, जो कि मेरे स्वप्न पे आधारित है कि मैंने सपने में किस तरह से वृक्ष को देखा जो मेरे बचपन में मुझसे जुड़ा हुआ था और आज कैसे जुड़ा हुआ है। उस पर मैंने ये गीत लिखा कि आज के बच्चे कैसे वृक्ष से जुड़ सकते हैं, उसको हमारे बचपन से जोड़कर देखा जाए तो किस तरह से हम वृक्षों से जुड़े हुए थे। तो मेरा गीत है, सुने आप लोग। सपने में आज सखी तरुवर देखा, तरुवर मतलब वृक्ष। सपने में आज सखी तरुवर देखा, तरुवर के नीचे खेले बालक देखा। सपने में आज सखी तरुवर देखा, तरुवर के नीचे खेले बालक देखा। आगे का अंतरा सुने। तरुवर के नीचे छाए सखी नन्हे बालक, तरुवर के नीचे छाए सखी नन्हे बालक। तरुवर से हंस बत्ती आए सखी नन्हे बालक, तरुवर से हंस बत्ती आए सखी नन्हे बालक। तरुवर की डाल चढ़ी जाए सखी नन्हे बालक, तरुवर की डाल चढ़ी जाए सखी नन्हे बालक। अखियां ने देखा सपने में आज सखी तरुवर देखा, सपने में आज सखी
तरुवर देखा। हमारे बच्चों को तरुवर से मिलता क्या है, वृक्षों से मिलता क्या है, उसके संदर्भ में मेरी अगली पंक्तियां हैं कि तरुवर से फूल पत्ती पाए सखी नन्हे बालक, तरुवर से फूल पत्ती पाए सखी नन्हे बालक, तरुवर से फल सब्जी खाए सखी नन्हे बालक, तरुवर से फल सब्जी खाए सखी नन्हे बालक, तरुवर पे लटके झूला झूले सखी नन्हे बालक, तरुवर पे लटके झूला झूले सखी नन्हे बालक, अखियां ने देखा सपने में आज सखी तरुवर देखा। अब बच्चे कैसे इस्तेमाल करते हैं वो अगली पंक्तियों में सुनिए। तरुवर की लकड़ी की गाड़ी दौड़ाए बालक, तरुवर की लकड़ी की गाड़ी दौड़ाए बालक, तरुवर की लकड़ी की नाव चलाए बालक, तरुवर की लकड़ी की नाव चलाए बालक, तरुवर की धनुष पे तान चढ़ाए बालक, तरुवर की धनुष पे तान चढ़ाए बालक, अखियां ने देखा सपने में आज सखी तरुवर देखा। अब कैसे इस्तेमाल करते हैं बच्चे वो सुने। तरुवर की पाटी पे काखा और गाघा लिखे, तरुवर की पाटी पे काखा और गाघा लिखे, तरुवर की कुर्सी पे बैठ किताबें पढ़ें, तरुवर की कुर्सी पे बैठ किताबें पढ़ें, तरुवर की वीणा पे गान मधुर गावें, तरुवर की वीणा पे गान मधुर गावें, अखियां ने देखा सपने में आज सखी तरुवर देखा, सपने में आज सखी तरुवर देखा। अब मेरी सखियों से जो आग्रह है उसके बारे में अगली पंक्तियां हैं, मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। ऐसे में प्यारी सखी मेरी दुलारी सखी, ऐसे में प्यारी सखी मेरी दुलारी सखी, आओ ना हाथ मिलाएं हम मिलके पेड़ लगाएं, हम मिलके पेड़ लगाएं, हरियाली खूब फैलाएं, हरियाली खूब फैलाएं, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए धरती को खूब सजाएं, धरती को खूब सजाएं, नीचे एक रेखा सपने में आज सखी तरुवर देखा, सपने में आज सखी तरुवर देखा। अब मेरी सखियों के जो मेरा स्वप्न था उसमें मेरी सखियां जुड़ती कैसे हैं ये भी देखिए, मेरी सखियों के भी भाव मुझसे मिलने लगे, उसको मैंने लिखा है। मेरे स्वप्न मेरी सखियों को भाने लगे, मेरे स्वप्न मेरी सखियों को आने लगे, मेरे स्वप्न मेरी सखियों को भाने लगे, मेरे स्वप्न मेरी सखियों को आने लगे, हम सब मिलजुल के पेड़ लगाने लगे, हम सब मिलजुल के पेड़ लगाने लगे, बच्चों के लिए हरियाली फैलाने लगे, बच्चों के लिए हरियाली फैलाने लगे, जंगल मुस्काने लगे, बिहग भी आने लगे, पक्षी भी आने लगे, धरती माँ मुस्काई, सज धज हर्षाई, सज धज हर्षाई, जैसे सुरेखा सपने में आज सखी तरुवर देखा, सपने में आज सखी तरुवर देखा। धन्यवाद। शुक्रिया जिज्ञासा सिंह जी, लखनऊ से कवित्री, बहुत खूबसूरत। और जिस तरह का एक मैसेज है आज का जो विषय है पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका, उसमें महिला और
और जिस तरह से और सखियों के जिस तरह से आपने जोड़कर इस कविता को पेश किया है, यकीनन एक संवाद कैंप करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की ओर अग्रसर होगा। आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। अब हम चलते हैं, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हैं ज्योति सनोडिया जी। आज मध्य प्रदेश आज चर्चे में है, पेड़ कट रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा किस तरह से जब कोरोना काल का सेकेंड वेव चल रहा था, चरण चल रहा था, तो किस तरह से इंसानों की सांस उखड़ने लगे और सांसें रुकने लगी, लोगों को ऑक्सीजन के लिए तड़पना पड़ा और फिर पेड़ की याद आई, वृक्ष की याद आई। बहुत सुंदर सी कविता में जिज्ञासा जी ने भी चर्चा की कि पेड़ लगाने से क्या क्या फायदे होते हैं, जीव जंतु पशु पक्षियों की चटाट से हमारा जीवन बदल जाता है। तो आज हम चाहेंगे ज्योति जी से पहले कि ये बताएं कि मध्य प्रदेश की तस्वीर क्या है, जो पेड़ संरक्षण के सवाल को लेकर, बक्सवा जंगल को लेकर जो सवाल चल रहा है, और आपके इस पर्यावरण संरक्षण में जुड़ने का जो एक मकसद कहाँ से मिला, आपको संदेश कहाँ से मिला, ज्योति सनोडिया जी। जी ज्योति सनोडिया जी, अपनी बात रखें, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। सॉरी, मैं अनम्यूट किया था। सॉरी जी। जी नमस्कार, मैं ज्योति सनोडिया, मातृ शक्ति संगठन से, सिवनी से। आपका जो आज का जो हम लोगों का है, महिलाओं का संरक्षण के प्रति जो योगदान है, और इस समय कोरोना काल के चलते हुए जो अपना बक्सवा जंगल के कटने के लिए जो ये सभी चीजें देखी जा रही हैं, बहुत ही ज्यादा निंदनीय है कि इतना कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी होने के बाद भी बक्सवा जंगल को कटने को लेकर जो ये सिर्फ बातें हो रही हैं, ये सब बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि पेड़ों की रक्षा करने के लिए, पेड़ों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाली अमृता देवी और उनकी 3 बेटियों के बलिदान से ममित विश्नोई समाज के 363 लोगों ने भी अपना बलिदान दिया था, और उनके बलिदान को देखते हुए सभी लोगों ने ये अपना निश्चय किया कि हमें भी पेड़ों की रक्षा करना चाहिए। इतिहास गवाह रहा है कि भारत की महिलाएं हमेशा पुरुषों से आगे रही हैं, चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम में हो, या चाहे अपना सामाजिक सेवा हो, या चाहे कला के क्षेत्र में हो या साहित्य के क्षेत्र में, हमेशा हमारी महिलाएं, भारत की महिलाएं सभी क्षेत्र में आगे रही हैं। तो फिर पर्यावरण संरक्षण में क्यों हमारी महिलाएं पीछे रहेंगी? हमारी महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा आगे रही हैं, और उनका हमेशा योगदान बहुत ज्यादा रहा है। जैसे कि सर्वप्रथम हम अपनी संस्कृति को ही देखें, पर ध्यान दें तो सामाजिक प्रथाओं और रीति रिवाजों को देखें तो पता चलता है कि प्राचीन काल से ही महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक रही हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें आज भी महिलाओं के रीति रिवाज, तीज त्योहारों और दैनिक क्रियाकलापों पे देखने को मिलता है। जैसे पीपल, नीम, तुलसी और आंवला आदि समीप वृक्ष आदि सभी वृक्षों और पुष्पों, और जैसे पशु पक्षियों को जैसे कि बेल, गाय, बैल, चूहा, घोड़ा, इन सभी की पूजा अर्चना करना, इन सभी को अपने पूजा दैनिक क्रियाकलापों में शामिल करना, ये सभी योगदान महिलाएं, हमारी भारत की महिलाएं अपना करती हैं। और ये सभी महिलाएं जो भी हैं पर्यावरण संरक्षण पर के माध्यम से न केवल पेड़ पौधे बल्कि पशु पक्षियों पर भी अपना योगदान दिया है उन्होंने, और उनको उनके संरक्षण पर भी ध्यान दिया है, और जल स्रोतों पर भी उन्होंने अपना योगदान दिया है, जैसे गंगा पूजन करना, तालाब की पूजा करना, कुआं की पूजा करना, ये सभी चीजों पर महिलाओं ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। इसलिए हमारी भारत की महिलाएं जो हैं सभी अपने संस्कृति के माध्यम से ही पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया है उन्होंने, और विशेष योगदान रहा है उनका। और मेरा जी तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि संपूर्ण परिस्थिति को
संतुलित बनाए रखने के लिए महिलाओं का सदैव ही हमारी महिलाएं सदैव ही अग्रणी रही हैं, क्योंकि हमारी आधार श्रृंखला जो है जीव जंतु है, इनको भी तो हमें आधार श्रृंखला जीव जंतु की भी अहम भूमिका रहती है। हमारे समाज, हमारे जो संगठन है भी इस क्षेत्र में हमेशा आगे रहा है। जैसे कि कहना चाहिए कि धार्मिक प्रेमियों के लिए हमारे संगठन ने नक्षत्र वाटिका का रोपण किया, और देश प्रेमियों को भी इससे जोड़ने के लिए अमर शहीद वाटिका का भी हमारे संगठन ने एक रोपण किया है। और हम लोग, हमारे संगठन के लोग मिलकर 5 जून को भी पर्यावरण दिवस पर हम लोग मिलकर अपना पर्यावरण पर एक रैली निकालते हैं, जो कि मध्य प्रदेश की एक मात्र रैली होती है। और ये पर्यावरण जागरूकता फैलाते, हम लोग फैलाने का काम करते हैं। और हम लोग जो है ग्रामीण जो महिलाएं, हमारी जो ग्रामीण शाखाएं की जो महिलाएं हैं, हम लोग सब मिलकर पर्यावरण जो रैली निकलती है उस पे हम सभी लोगों को पर्चे बांटकर पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हैं और उनको समझाइश देते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और कभी कभी तो हमारा संगठन हम समय समय पर एक प्रतियोगिता भी रखता है, जिसमें हम लोग, हमारे संगठन के लोग मिलकर एक वृक्ष लोगों को, वृक्ष के बारे में लोगों को बताते हैं कि ये वृक्ष का बताइए कि इसमें क्या योगदान है। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं हम लोग रखते हैं। और स्कूलों में भी, ग्रामीण शाखाओं में जो स्कूलों में भी हम लोग जाके बच्चों को भी, क्योंकि बच्चों के माध्यम से भी आज के समय में पर्यावरण को जागरूक करना बहुत जरूरी है। आज के बच्चे ही हमारा भविष्य हैं, तो उनको भी हम लोग स्कूल में जाकर बच्चों के 5-5 बच्चों का ग्रुप बना के एक पौधा दे दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप इसकी देखभाल कीजिए, इसको आप लगा के इसकी देखभाल कीजिए। तो हम समय समय पर आकर आपको 2 महीने या 6 महीने में आकर पुरस्कृत करेंगे कि आप लोगों ने, आपका वृक्ष कितना बड़ा हुआ, कितना आप लोगों ने इसकी देखरेख की। तो इसी माध्यम से हम लोग अपना पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाते हैं। शुक्रिया ज्योति जी, आपने बहुत सही कहा कि आपने जिस तरह से एक पर्यावरण की जो तस्वीर पेश की कि कैसे हम पर्यावरण का संरक्षण करते हैं और किस तरह से हमें बचाना जरूरी है। जीव जंतु और पशु पक्षियों के साथ साथ इंसान के लिए भी एक जरूरत की चीज है। हम चलते हैं दिल्ली में हमारे साथ जुड़ी हुई है ज्योति डंगवाल जी। ज्योति डंगवाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि महिलाएं बहुत ही संवेदनशील होती हैं और ये पर्यावरण संरक्षण की बात कोई नई बात नहीं है। बहुत पहले इसकी शुरुआत हो गई थी, 1972 में भी इसकी शुरुआत हुई थी, जब ग्लोबल लेवल पर पर्यावरण के संरक्षण की बात सवाल उठा था। लेकिन महिलाएं जो काफी संवेदनशील होती हैं, आज इस रूप में आप इसे देखती हैं, आप अपने से जोड़ के देखें कैसे आप इससे जुड़ी और क्या एक तस्वीर बन रही है, क्या आप चाहती हैं कि कैसे ये आगे बढ़े। ज्योति जी। जी डंगवाल जी, मैं आपसे पूछना, ज्योति डंगवाल जी दिल्ली से। नमस्कार, मैं ज्योति डंगवाल। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि महिलाओं का जीवन बहुत कठिन होता है, उसे घर भी देखना होता है और उसे अपनी जो सामाजिक अपने जो दायित्व होते हैं उन दायित्वों का भी निर्वहन करना होता है, क्योंकि वो दायित्व उसके लिए वो भी महत्वपूर्ण है और परिवार भी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आदरणीय? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखें। जी जी। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता। वास्तविकता है। हमारे विवेकानंद जी ने भी महिलाओं की भूमिका को सामाजिक कार्यों में पूरी तरह से उन्होंने जोड़ करके देखा था। कहा बिना माता के, बिना महिलाओं के, मातृशक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। ये सत्य है, क्योंकि समाज की आधी आबादी जो है महिलाएं हैं और महिलाएं ठीक उसी प्रकार से होती हैं जिस प्रकार कि एक संस्कृति का जो संवर्धन करती है, संवर्धन करने के बाद उसका हस्तांतरण अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को करती है। आज ये महिलाएं जो संवेदनशील महिलाएं हैं, ये विशेष चीजों को इनको समझेंगी तो वो आगे अपने बच्चों और परिवार के माध्यम से इस भावना को आगे बढ़ाती हैं। जैसे मैं अपने संबंध में कहना चाहूंगी कि मेरा जन्म हमारे उत्तराखंड के बहुत बड़े पर्व हरेले पर्व के दिन हुआ था। ये सौभाग्य है
भगवान शिव की कृपा है कि इस दिन मेरा जन्म हुआ और हमारे कल्चर में इस दिन पेड़ों की पूजा का विधान है और वृक्ष लगाने का विधान है। 10 दिन पूर्व विभिन्न अनाजों को एक बड़े टोकरे में उगाया जाता है और उसके बाद जो संक्रांति के दिन उसको काट के उसका पूजन किया जाता है और घर में बच्चे हर्षोल्लास के साथ बहुत सारे पेड़ लगाते हैं। तो ये जीवन शुरुआत से ही, बचपन से ही, जन्म के बाद से ही कंटिन्यू चला। फिर शादी के बाद क्या हुआ कि जब दिल्ली आए तो दिल्ली में एक ऐसा माहौल नहीं मिल पाया था, क्योंकि साथियों का होना बहुत जरूरी होता है। इसी कड़ी में मिशन 100 करोड़ के साथ निकलना आना जाना हुआ पर्यावरण के विभिन्न कार्यक्रमों में। तो वहाँ 16 जुलाई को मेरा जन्मदिन होता है सौभाग्य से। तो उस दिन इंडिया गेट में आदरणीय धर्मेंद्र पटेल जी, चाचा जी से परिचय हुआ और उस परिचय में उन्होंने विशेष तौर से एक आग्रह किया कि बेटा अब इस ज्वाला को बिल्कुल जलने बुझने मत देना, एक निरंतर जलती रहे, ऐसा आप प्रयास कीजिए। आपके क्षेत्र में यदि कोई छोटा कोई खुला स्थान है, खाली स्थान है, तो इस पे भी आप वृक्षारोपण कीजिए। तो सौभाग्य बनते हैं किसी न किसी प्रकार से। तो उसी दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेविका समिति, इन दोनों से मेरा जुड़ना हुआ। तो एक वृहद बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर, आरएसएस के आह्वान पे बहुत बड़ा एक आंदोलन चल रहा था। उसमें मुझे पूरे जिले की जिम्मेदारी मिली। तो उस दौरान हम लोगों ने जिले के विभिन्न कोने पे, बहुत बड़ा हमारा जिला है महरौली जिला, तो इसमें हमने बहुत सारे पेड़ लगाए, उनके संरक्षण के लिए टीमें बनाई। तो इसी दौरान हमारी महिला टोली का भी हम लोगों ने गठन किया। यहीं से हम महिलाएं और पुरुषों का कुछ लोगों का एक समूह बना और हमने 3 पार्क अभी तक डेवलप किए। चौथे में कुछ राजनीतिक अड़चन, कुछ नेताओं का हस्तक्षेप होने के कारण वो अभी बाधित है। संभव है कि बहुत जल्दी उसमें भी शुरुआत हो जाएगी। तो उसमें हम लोगों ने टीमें बनाई, जैसे कि सरदार मदर डेयरी ग्राउंड, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम इस तरह से लिया जाता है, और उसी के समीप में है सरदार भगत सिंह पार्क। तो इस तरह से एक उसमें वहां पे हम लोगों ने कुछ स्वयं सेवकों को लेकर के, कुछ समाज के लोगों को लेकर के अर्ध विकसित अवस्था में उनको सौंपा, जो आज बहुत सुंदर पार्क के रूप में विकसित है। इसके बाद हमारा दूसरा रुख हुआ देवभूमि उद्यान। जो देवभूमि उद्यान है उसमें आज भी हमारी सक्रियता है। डीडीए के साथ थोड़ी हमारी मतलब लंबी लड़ाई है। हम चाहते हैं कि उसके नीचे जो दबा हुआ मलबा है वो निकले, तो वो हटते ही हम फिर मतलब अच्छा एक आकार उसको देना चाहते हैं। फिर भी एक ऐसे बंजर स्थान को एक अच्छे रूप में हम लोग लेके आ गए हैं ईश्वर की कृपा से। और समाज के लोगों को जोड़ने के लिए विशेष हम क्या करते हैं, छोटे पौधे उन्हें देते हैं, वो अपने घर में उसे विकसित करते हैं, बड़े करके 5 फीट 6 फीट का करके लाते हैं और अपने जन्मदिन पे या किसी की स्मृति में उन पेड़ों को लगाते हैं। और छोटे छोटे आयोजन ज्यादातर हम उस स्थान पे करते हैं ताकि लोगों की कनेक्टिविटी उससे जुड़ी रहे। इसके अलावा पर्यावरण यात्राओं का करते हैं। और एक नया हमने छतरपुर, दिल्ली में भी छतरपुर एक स्थान है, वहां पे नव उद्यान पार्क के नाम से हमने एक और पार्क विकसित किया, जिसकी जिम्मेदारी वहीं के कुछ नागरिकों के हाथ में दी। शुरुआती दौर में उसको एक शेप दिया, उसके बाद अब आप उसकी देखभाल कीजिए। कि पेड़ लगाना आसान है किंतु उनका संरक्षण सबसे बड़ी बात है। तो मतलब जी, जिस तरह की आपकी संवेदनाएं अपने बच्चों के साथ जुड़ी हैं, उसी तरह पेड़ों के साथ भी हमारी संवेदनाएं अगर जुड़ेंगी तो निश्चित ही हमको वो पीड़ा होगी। अभी हमारा 30 फीट ऊंचा जो पुलवामा शहीदों की स्मृति में हमने वृक्ष लगाया था, मिशन 100 करोड़ का उसमें रहना हुआ था। तो उस पेड़ के टूटने में हम सब लोग इतना रोए थे, क्योंकि हवा का झोंका आया, काफी आंधी तूफान, तो 30 फीट लंबा, लेकिन वो पतला था, मोटा नहीं हो रहा। फिर हमने खोजा कि आखिर ये मोटा क्यों नहीं है, तो हमें पता चला कि बोन मील, इससे जो होता है हड्डियों का जो चूरा होता है, वो इसमें डालना। फिर हमने देखा कृषि स्टोर में इधर उधर से कुछ खादें ली, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो भी ऐसे होगा। तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने क्या सीखा, करके सीखा। हालांकि किसान परिवार से थे, लेकिन खेतों में जाना तो कभी ज्यादा हुआ नहीं। लेकिन जो हमने संगठित होकर के महिलाओं ने, पुरुषों ने और विभिन्न आप जैसे, चाचा जी जैसे और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेविका समिति, इन सब लोगों के संयुक्त प्रयास से प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए जो एक दिशा मिली, ये दिशा अद्वितीय है। और इसी दिशा के चलते आज जीवन को एक बहुत ही आनंदमय सुख प्राप्त होता है।
बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ज्योति डंगवाल जी, आपने सही कहा कि आज जो अनुभूति मिलती है, जो सुखद एहसास होता है, और जिस तरह से आप लोगों ने जो तस्वीर बदली अपने जिले की और पेड़ों को लगाकर बागीचे को डेवलप किया और एक संदेश देने का काम किया। और आपने कहा भी कि अकेले से नहीं होता है, लेकिन छोटे छोटे प्रयास से ही एक बड़ी तस्वीर बनती है, एक बड़ा कैनवास दिखता है जहां से सब चीज अच्छा लगता है। हमारे साथ रश्मि वात्स्यायन जी ने एक मैसेज दिया है, बहुत अच्छा मैसेज दिया है। वो लिखती है कि मेरे विचार से जब अब वक्त आ गया है कि पर्यावरण संरक्षण को हमें अपने मूल संस्कारों में शामिल करना चाहिए। तो ये तो सच्चाई और यही संदेश देना हमारा काम है कि हम खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, हम अपने लिए तमाम सुख सुविधाओं का भोग और विलास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन जो हमारा मूलभूत बात है, जो हमारा पर्यावरण है, हमारी जो प्रकृति है, उसके आवरण को ही इसके साथ हम खिलवाड़ करते हैं। उसे बचाना होगा। उसे बचाने के लिए हमें अपने संस्कारों में इसे पिरोना होगा। चलते हैं हम काजल के पास। काजल जी खंडवा मध्य प्रदेश से हैं। काजल जी से आग्रह होगा कि आज मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है, हम मध्य प्रदेश में महिलाओं की क्या भूमिका है, वहां पर बक्सवाल जो जंगल को बचाने की जो मुहिम चल रही है, लोग लामबंद हो रहे हैं, गोलबंद हो रहे हैं एक जंगल को बचाने के लिए। जैसे विश्व भर में 27 फुटबॉल के साइज के जो जंगल हैं बर्बाद होते जा रहे हैं, हो चुके हैं, और हर साल जंगलों के साथ खिलवाड़ होता है। हालांकि एक और सरकार पौधों का रोपण भी करती है, ऐसा नहीं कि सरकार पेड़ नहीं लगाती है, और व्यक्तिगत रूप से भी पेड़ लोग लगाते हैं, संस्था भी पेड़ लगाती है। लेकिन हम जानना चाहेंगे, आप मध्य प्रदेश से हैं, क्या महिलाओं की भूमिका है वहां पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर? जी काजल सर यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में पर्यावरण को लेकर महिलाओं की भूमिका थोड़ी कम है पर कम है। तो हमारी कोशिश ये है कि जैसे हम लोग कुछ आगे आए तो वो बाकी लोगों को भी आगे लेकर आए, क्योंकि देखा जा रहा है बक्सा मामले को लेकर भारतवर्ष से अलग अलग जगह से महिलाओं को लेकर थोड़ा सा, जैसे अभी आपने ही बताया कि संवेदनशील वगैरह और काफी सारी चीजें की महिलाएं पीछे रहती है। तो ये हकीकत भी है, क्योंकि उनके पास काम रहते हैं और कुछ महिलाएं आगे आना चाहती बट आ नहीं पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है। तो कोशिश यही है कि हम लोग जितनी भी महिलाएं हैं, जैसे एक अभी मैम है और भी बाकी लोग हैं, तो जैसे हम जो महिलाएं, हमें देखकर अगर एक व्यक्ति भी आगे आता है, एक महिला भी आगे आती है, तो उसको देख के एक और आएगी। तो इसी तरह हमारी शुरुआत रहेगी। तो जो अभी कम है तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों की बराबरी हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश का ही नहीं, ये सारे भारतवर्ष की बात है कि महिलाएं हमारी कहीं ना कहीं अभी भी पीछे है इन चीजों को, पर्यावरण को लेकर तो और भी ज्यादा। बस हाँ, एक और चीज है, जैसे पर्यावरण में ये है कि महिलाएं कुछ है जो एनजीओ से है, कुछ समाज सेविकाएं हैं और भी कुछ व्यापारी बिजनेसमैन जिनके है, तो वो लोग भी मतलब पर्यावरण के लिए काफी कैंपिंग वगैरह करते रहते हैं, जैसे पौधारोपण हुआ और भी कई सारी समाज मतलब बच्चों को पौधा बांटना वगैरह, और जैसे कुछ गिफ्ट में भी अभी पौधे देने लगे हैं। तो ये है एक नई पहल है कि चलो कुछ अच्छा हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि शुरुआत हो रही है और आगे भी चलती रहेगी। साथ में यहाँ पर ये है कि और भी कई सारी चीजें कि अभी है ना, जैसे एक युवा है, जो युवा पता है नेचर प्राकृतिक चीजें चाहता है, जैसे प्रकृति की खूबसूरती चाहता है, पर उसे अगर पर्यावरण के प्रति एक संरक्षित जो उसे सुरक्षा जो चाहिए उस पर आवाज उठाना नहीं चाहता है वो, क्योंकि बस उसे हाँ अपनी एक तरह से कहता है ना भाई, सेल्फी ले ली, एक वीडियो शूट कर लिया, ठीक है, वहां पर उसको पर्यावरण पता लगेगा कि हाँ मुझे पर्यावरण की जरूरत है। बट जब जहाँ पर ऐसे मुद्दे आएंगे वहां पर उन्हें नहीं लगेगा कि भैया हमें यहाँ पर भी कुछ आवाज उठानी है, नहीं, तब वो हम लोगों पे पर्यावरण प्रेमी पे बात डाल देंगे कि आप लोग संभालिए। तो देखिए पर्यावरण प्रेमी तो संभालेंगे ही, बट आप लोग जो फोटो शूट करते हैं, जो वीडियो शूट करते हैं और भी कई सारी चीज जहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप प्राकृतिक चीजों को देख के ही, पर्यावरण का आवरण देख के ही तो करते हैं, उनकी खूबसूरती देख के ही तो वहाँ पर एक आपकी आत्म शांति लेते हैं। तो कम से कम उस आत्म शांति को हमेशा बनाए रखने के लिए आप छोटी सी पहल नहीं कर सकते क्या, कि भैया ठीक है अगर यहाँ पर कुछ मुहिम उठाई जा रही तो हम उसके लिए आगे आए। क्या जरूरी है कि पर्यावरण प्रेमी ही उसे आगे उठा है? क्या एक आम नागरिक, क्या एक आम जनता नहीं उठा सकती?
बिल्कुल सही काजल जी, आपने कहा कि देश भर में महिलाओं की भूमिका बहुत कम है, लेकिन महिलाएं सामने आ रही हैं। और आपका बहुत अच्छा एक सवाल भी है कि क्या क्यों नहीं हम आए, इससे क्यों नहीं एक अपने संस्कारों में भी, जैसे मैंने कहा कि रश्मि वात्स्यायन जी ने कहा कि हमें इसे संस्कारों में शामिल करने की जरूरत है। हर व्यक्ति को, जैसे हम खान पान करते हैं, अपनी दिनचर्या में अपने विकास की बात करते हैं, जब अपने घर परिवार से देखें, अगर बच्चे होते तो बच्चे के भविष्य को संवारने की हम पहल करते हैं, अच्छे एजुकेशन देते हैं, अच्छे खान पान की बात करते हैं, रहन सहन की बात करते हैं। लेकिन हम जो हमारा मूल है, जो पर्यावरण की रक्षा की बात है, खासकर पेड़ लगाने की बात है, स्वच्छ वातावरण की बात है, साफ सुथरी हवा की बात है, उस पर हम ध्यान नहीं देते। अगर हम अपने घर के आगे एक पेड़ भी नहीं लगाते। लेकिन जहां तक महिलाओं की बात, आप जैसे आपने कहा कि बहुत कम महिलाएं हैं, लेकिन महिलाएं आ रही हैं। आप जैसी महिलाएं सामने आ रही हैं तो और एक तस्वीर भी बदल रही है और देश भर में भी बदलेगी। जैसे आप देखेंगे कि हमारे भारतीय संस्कृति में पेड़ों की पूजा की जाती है, महिलाएं धागे बांधती हैं और पूजा करती हैं पेड़ों की। और पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई राज्यों में पेड़ों को रक्षा सूत्र भी बांधा जाता है, रक्षाबंधन के धागे बांधे जाते हैं। लेकिन अगर इस पहल में ये पहल जोड़ दिया जाए, मतलब ये आग्रह आप लोगों से हो कि जो भी महिलाएं पेड़ों की पूजा करती हैं, उस दिन वो एक पेड़ लगाए, एक पौधा लगाए, वृक्ष लगाए। और अभी इसके पहले भी ज्योति डंगवाल जी ने भी कहा कि हम पेड़ तो लगा देते हैं, लेकिन उसका संरक्षण भी होना चाहिए, उसका बचाव भी होना चाहिए। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम चलते हैं अभी एक अपने अगले वक्ता के पास। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नर्मदा आनंद जी के पास। आप शिक्षिका है, संस्थापक है डीवीजी फाउंडेशन पटना में। नम्रता जी, आज अभी आपने सुना होगा कि किस तरह से महिलाएं बहुत कम आ रही हैं, और लेकिन आ रही हैं, एक तस्वीर भी बदल रही है और जो भी है पहल की जा रही है, लोग गुलबंद हो रहे हैं पर्यावरण के संरक्षण को लेकर। आप बिहार से जुड़ी हुई हैं, क्या आप देख रही हैं इस रूप में? डॉक्टर नम्रता आनंद जी, लगता है डॉक्टर नम्रता जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम चलते हैं उषा मिश्रा जी के पास। उषा मिश्रा जी शिक्षिका हैं, पर्यावरण विद हैं, बक्सर से ताल्लुकात रखती हैं। उषा जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? उषा मिश्रा जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? उषा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। फिर वापस चलते हैं ज्योति सनोडिया जी के पास। ज्योति सनोडिया जी मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखती हैं। ज्योति जी, ये बताएं कि अभी आपने सुना कि किस तरह से काजल जी ने बताया कि महिलाएं बहुत कम आ रही हैं, मध्य प्रदेश से आप भी हैं, और क्या क्या होना चाहिए, कैसे महिलाएं सामने आए और जुड़े, आप क्या कहना चाहेंगी ज्योति सनोडिया जी? ज्योति सनोडिया जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? ज्योति जी, ज्योति जी, मेरी आवाज आप सुन पा रही हैं? ज्योति जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं एक बार फिर से काजल जी के पास जाना चाहूंगा। काजल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? काजल जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? काजल जी, ज्योति डंगवाल जी, आप मुझसे सुन पा रही हैं? कुछ तकनीकी समस्या आ गई है। हमें लग रहा है कि कुछ तकनीकी पक्ष सामने है, लेकिन हम बात करेंगे। अभी ज्योति जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? चलते हैं हम धर्मेंद्र कुमार के पास। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार पीपल नीम तुलसी अभियान चलाते हैं और ये काफी पर्यावरण संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, क्या कहेंगे? महिलाएं बहुत कम आ रही इस दिशा में। धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही, अपनी माइक को अनम्यूट करें। इस देश में आज तक जो भी अभियान चला है उसमें महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही है, चाहे आजादी की लड़ाई हो या पर्यावरण की लड़ाई।
आजादी की लड़ाई में भी कई महिलाएं, झांसी रानी या फिर फूले या और से कई वैसे महिलाओं का नाम है जो कि अभियान में आगे रही है। और पर्यावरण के क्षेत्र में अगर पहली लड़ाई अगर किसी ने लड़ी हो खेजड़ीवाल गांव से, तो बिश्नोई परमार के स्वर्गीय अमृता देवी जी ने पहली लड़ाई उन्होंने लड़ने का काम किया है, जो अपने बच्चों के साथ 3 बच्चों के साथ पेड़ से चिपक करके जान दी और उनके साथ फिर 300 महिलाओं ने उस पेड़ से चिपक करके अपनी जान दी। तब वहां के राजा ने उस पेड़ को काटना बंद किया। इसलिए वह चिपको आंदोलन के माध्यम से महिलाओं की एक अहम भूमिका रही है। और आने वाले परिवेश में हम तमाम महिलाएं अग्रणी रही है, लेकिन सामाजिक परिवेश में और इस तरह का एक है कि महिलाओं पर एक जो बंधन है समाज के तरफ से, उस बंधन से मुक्त कर करके अपने अपने घरों से महिलाओं को आगे निकालना हो। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आप सही करें धर्मेंद्र जी कि महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर आना होगा। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्योति सनोडिया जी जुड़ चुकी हैं, काजल भी जुड़ चुकी हैं और साथ ही ज्योति डगवाल जी भी जुड़ चुकी। मैं ज्योति सनोडिया जी से जानना चाहूंगा कि अभी जो चर्चाएं काजल जी ने की कि महिलाएं बहुत कम आ रही हैं, धर्मेंद्र जी ने कहा कि नहीं, पहली लड़ाई पर्यावरण के लिए महिला ने ही शुरुआत की थी। आप क्या सोचती हैं, कैसे महिलाएं सामने आएंगी? ज्योति सनोडिया जी। जी मेरा आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है जी, बात रखें। मेरा यही है कि हमारे यहाँ तो महिलाएं वैसे आगे हैं और प्राचीन काल में भी देखा है कि महिलाएं तो हमेशा आगे रही हैं पर्यावरण संरक्षण को लेके। जैसे हम अभी धर्मेंद्र अंकल ने भी बताया। अभी काजल जी ने जो एक तस्वीर बताई कि महिलाएं बहुत कम आ रही हैं, ये सच्चाई भी है कि महिलाएं कम दिखती हैं, लेकिन ये कैसे, मेरा सवाल ये है कि महिलाएं कैसे आगे आए? धर्मेंद्र जी ने कहा कि चारदीवारी में कैद रहती है महिला, उसको बाहर कैसे आना होगा? आप तो आ गई, लेकिन दूसरी महिलाएं कैसे सामने आएंगी, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, हमारे श्रोता दर्शक जानना चाहते हैं। एक्चुअली हम लोगों का तो यही है कि अगर हम आगे आते हैं तो हमको देख के बाकी महिलाएं भी आगे आएंगी। और हम लोग का खुद का एक संगठन है, मातृशक्ति संगठन, और हम लोग महिलाओं को भी जागरूक करते हैं और बताते हैं कि आप भी इसमें आगे रहिए, क्योंकि कोरोना काल में देखा गया है कि कितना ऑक्सीजन की कमी रही है और कितनी समस्याओं का हम लोगों ने सामना किया है। तो आज महिलाएं सभी लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि सभी महिलाओं को हम लोग बाहर निकालें और उनको किसी भी माध्यम से पर्यावरण के, जैसे कि पूजा के माध्यम से ही उनको बोला जाता है कि आप ये वाला पेड़ लगाइए, पीपल का पेड़ लगाना अच्छा होता है, या अपना बड़ का पेड़ लगाइए, उसकी पूजा करते हैं, समी का पौधा पूजा करना चाहिए। इसी माध्यम से हम महिलाओं को आगे लाने की कोशिश करते हैं और बच्चों को भी इसी माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको कोई भी प्रतियोगिता दे दी जाती है और उनको एक पेड़ दे दिया जाता है कि आप उसकी अपना देखिए, आप उसका देखभाल कीजिए। अगर आप उसकी देखभाल करते हैं और वो अच्छे से बड़ा होता है तो हम आपको पुरस्कार देंगे। इस माध्यम से हम बच्चों को और महिलाओं को भी आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा संगठन इसके लिए बहुत आगे आ रहा है। जी ज्योति जी, आपने सही कहा कि महिलाओं को आप आगे लाने की कोशिश करिए। मैं अभी चल रहा हूँ कि ज्योति डगवाल जी के पास जाऊंगा। दिल्ली में आप रहती हैं, मेट्रो शहर है, देश की राजधानी है, और वहां पर जिस तरह से काजल जी ने एक तस्वीर पेश की, बताया कि कम महिलाएं आ रही हैं, वहां पर पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, काफी पढ़ी लिखी महिलाओं का मतलब ये है कि एक हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास भी वहां पर रहता है। लेकिन कई लोग केवल खाना पूर्ति के लिए पौधारोपण, वृक्षारोपण और इन तमाम चीजों से जुड़ते हैं। जैसे धर्मेंद्र जी की मैं बात करूं, डॉक्टर धर्मेंद्र जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, काजल जी की मैं बात करूं जमीन से जुड़ी व्यक्ति हैं, आप जमीन से जुड़ी व्यक्ति हैं, तो तब ये मुझे बताएं कि कैसे दिल्ली में कैसे मोटिवेट किया जाएगा, क्योंकि बहुत ही भाग दौड़ की जिंदगी दिल्ली जीती है। कैसे महिलाएं सामने आएंगे, कैसे घर के से बाहर आएंगे? जी ज्योति डगवाल जी। निश्चित, जैसा कि अभी काजल जी ने कहा कि महिलाओं को मतलब घर से निकलने में, इन सामाजिकाओं में, खासतौर पे पर्यावरण के, हाँ जी, पर्यावरण के क्षेत्र में मतलब बहुत कम है, तो इसके लिए उनको अपने समय से, जी
अपने समय से ही समय की कटौती करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारी अपनी टीम है, ये सवेरे 4:30 बजे उठ जाती है और 5 बजे डॉट पार्क में या 4:30 से 5 के बीच में पहुंचती है और सवेरे 5:30 पे वहाँ श्री रामचरितमानस का पाठ होता है, जिसमें पार्क में जो ओपन जिम हम लोगों ने माननीय सांसद जी के से आग्रह करके लगवाया था, उसमें एक्सरसाइज करने वाली महिलाएं उस तरफ आकर्षित होती हैं और वहां आती हैं, उसमें पूजा में बैठती हैं। एक से शुरुआती दौर में कुछ कम महिलाएं थी, फिर उनको देख के और आने लगी और धीरे धीरे करके महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी। तो इस प्रकार से एक आयोजन से जुड़ना, फिर उन्हें हमने छोटे छोटे जो कार्यक्रम करते रहते हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक एक जिम्मेदारी देना। मान लीजिए इस बार हमने हवन का कार्यक्रम रखा है, तो समिधा की लकड़ी आप लेके आएंगे, हवन सामग्री आप लाएंगे, कपूर की बाटी आप लाएंगे और दिए का तेल आप लाएंगे, दिया आप, रुई आप और मतलब ऐसे छोटे छोटे अलग अलग काम दे देते हैं, तो सबको ऐसा महसूस होता कि ये मेरा अपना सामूहिक काम है। वहां जुड़े, वहां से जुड़ने के साथ साथ पेड़ का एक पत्ता टूटा हुआ दिखा तो अरे भैया दीदी ये पेड़ का पत्ता टूटा है, इसको सही से बांधना है, तो वो खुद आगे जाके बढ़ के बांधते। तो धीरे धीरे करके क्या है कि व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना, व्यक्ति को संवेदनाओं से जोड़ना। जब आप भावनात्मक तौर से लोगों को जोड़ते हैं तो निश्चित ही जुड़ते जाते हैं। इसी प्रकार से महिलाओं को जागृत करना होगा, जिस तरह हम रैलियां निकालते हैं उसके माध्यम से। उसके अलावा घर में लोगों से संपर्क करके, संपर्क से बड़ा कोई साधन नहीं है। हम संपर्क करते हैं पहले दिन, 2 दिन, 3 दिन वो हमें इग्नोर मारेंगी, 1 महीना इग्नोर मारेंगी, लेकिन जब वो 1 महीने बाद जुड़ेंगी तो पूरे मन से जुड़ेंगी। तो इस प्रकार से हम लोगों को जी बिल्कुल आपने सही कहा कि हम संपर्क के माध्यम से जोड़ने की कोशिश करेंगे। धार्मिक पक्ष भी आपने बताया कि धर्म के नाम से, क्योंकि ज्यादातर देखिए भागलपुर में गरुड़ संरक्षण का काम चल रहा है भागलपुर में, तो गरुड़ को भगवान की सवारी बताकर उसको बचाने की कोशिश की जाती है कि गरुड़ का संरक्षण हो सके। काजल जी से जानना चाहेंगे, काजल जी क्या आप एक युवा हैं, कैसे इसमें धार्मिक बातें अपनी जगह पर है और रैली और ये सब तमाम चीजें अपनी जगह पर है, और आप ही का सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल था कि लोग सामने नहीं आते, सेल्फी वगैरह खींच लेते हैं, कैसे सामने आएंगे, कैसे? सर सामने लाने के जैसे यहाँ पर देखो सामने तभी आएंगे जब इनके सामने घटनाएं घटेगी, क्योंकि अभी कोविड में मैक्सिमम देखा जाए तो ऑक्सीजन को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां हुई है। उसमें ये देखा गया है कि जितने भी परिवार थे मरीज और जिनके परिजन थे, उन्होंने ये हकीकत का सामना कर लिया है कि वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी जो 5 जून को जो पर्यावरण दिवस था, उस दिन भी हम लोगों ने एक अपील चलाई थी काफी कि जो पेड़ लगे हैं उन्हें बचाना जरूरी, ना कि पौधे लगाना जरूरी, क्योंकि पौधे तो हर कोई लगा रहा है, करोड़ों की मात्रा में, अरबों की मात्रा में लग रहे हैं, बट उसमें से 1000 भी बच जाए तो काफी है, क्योंकि उसकी सेवा कोई नहीं करता। तो हमें कोशिश ये करनी है कि दिखावा कम हो और जमीनी स्तर पर काम ज्यादा है, क्योंकि जब तक जमीनी स्तर पर नहीं होगा, वो सिर्फ दिखावे में, पेपर में, प्रेस में, फोटोज में रहेगा, तो वो कोई मायने नहीं रखेगा। मायने तभी रखेगा कि जब आप उसे करीब साल भर, 2 साल, 3 साल अगर एक पौधा लगा रहे तो सिर्फ एक ही लगाओ और उसकी सेवा करो। बिल्कुल, ना कि आपने 1000 पौधे बुला लिए एनजीओ के नाम से, सेवा के नाम से, समाज सेवा के नाम से, बांटने के नाम से, और उसकी पब्लिसिटी करे जा रहे हो, तो वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वो आपकी पब्लिसिटी हो जाएगी, बट आपने पर्यावरण के लिए क्या हकीकत में कुछ किया, ये खुद से पूछिए, ये आपको पता चलेगा। तो बस यही है कि हम बदल इसी तरह सकते हैं कि भैया बस आप एक मन में खुद मिठानी है कि हमें एक पौधा लगाना है, उससे ही बड़ा करना है। बस एक व्यक्ति एक पौधा ठान ले। तो ये आपने सही कहा कि एक पौधा लगाने और उसकी सुरक्षा करनी बहुत जरूरी है। अगर सुरक्षा हम अगर ना करें, संरक्षण ना दे, तो उसका कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होगी। और एक चीज और भी है, अब हम चल देंगे ज्योति सनोडिया जी के पास। हमारे एक और गेस्ट हैं, उषा मिश्रा जी, जोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं ये जानना चाहूंगा, अभी बहुत अच्छा सवाल है, एक पेड़ ही लगाए लेकिन उसकी सुरक्षा करें, संरक्षा करें। एक पेड़ जब लगाते हैं पर्यावरण दिवस पर और लगाते समय 10 लोग फोटो खिंचवाते हैं,
ये क्या है? ज्योति सनोडिया जी। जी जी जी। ये तो वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पेड़ लगाते हैं लोग और उसकी फोटो खिंचा के और चले जाते हैं, उसकी देख रेख पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ये आज के समय में एक फैशन हो गया है लोगों का, और कहना चाहिए कि ये गलत है, अब ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग जब जो पेड़ लगाते हैं उसका बाकायदा हम लोग उसका देख रेख करते हैं, या वहाँ पास के लोगों को उनको भी बता के देते हैं कि आप इसका ध्यान दीजिए। हम लोगों ने जो ना अपना शहीदों के लिए 26/11 पे जो हम लोगों ने अमर वाटिका, शहीद वाटिका का हम लोगों ने एक पेड़ लगाया, तो हम लोग आज भी वो पेड़ बड़े बड़े हो गए, उसका हम लोगों ने लगाया भी और देख रेख भी किया। क्योंकि पेड़ लगाना आसान है, देख रेख करना, उसका ध्यान रखना बहुत ही कठिन है। और वैसे भी इस समय सभी लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि वो लगा तो देते हैं पर उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। तो हम लोगों का नहीं देते संगठन हैं। ये रहता है कि हमें ऐसे नहीं किसी पेड़ लगाना है और फोटो खिंचा के अपना सोशल मीडिया पर डाल दिया, ये काम नहीं है। हम लोगों को जो यहाँ के कलेक्टर साहब से कहना चाहिए कि हम एक गार्डन उन्होंने हम लोग को दिया है कि आप इसका देख रेख कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। तो हम लोग उस पर बाकायदा समय समय पे पेड़ लगाते हैं और हम लोगों का संगठन पूरा ध्यान देता है। और आज वो हमारा गार्डन बहुत ही अच्छा हो गया है, लोगों को वहाँ आने जाने के लिए भी बहुत अच्छा मिल गया है, यानी कहना चाहिए। हम चलते हैं फिर अपने एक अतिथि के पास, उषा मिश्रा जी के पास। उषा मिश्रा जी, आवाज हमारी मिल रही है तो आप अपनी बात रखें। उषा जी जुड़ने की कोशिश कर रही हैं और डॉक्टर नम्रता आनंद जी भी जुड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन जुड़ नहीं पा रही, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। उषा जी, आवाज मिल रही है? आप आए, अपने इससे प्रवेश करें स्टूडियो में। उषा जी, नहीं तो हम अपनी बात को अगले वक्ता की ओर ले चलते हैं। आप जुड़ने की कोशिश करें। हम चलते हैं एक बार फिर से काजल जी के पास। काजल जी, जो एक कह सकते हैं कि अच्छी तस्वीर नहीं है पर्यावरण की। पर्यावरण जो है, हमारा पेड़ जो है जीवन देता है और जीवन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर हम पेड़ काटते हैं तो प्रदूषण बढ़ता है, सांसें थम जाती हैं, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई नहीं पड़ती है। आप देखेंगे कि पहले गांव में या शहरों में बाग बगीचा का कंसेप्ट हुआ करता था। हर घर के पीछे पीछे आगे पीछे जो है बाग बगीचे छोड़े जाते थे और पेड़ पौधे लगते थे। अमरूद का पेड़ हो, फलसा का पेड़ हो, छोटे छोटे पेड़ होते थे, झुरमुर के पेड़ होते थे, जिसमें छोटी छोटी चिड़िया आके उसमें रैन बसेरा उनका हुआ करती थी। गौरैया गुम हो चुकी है। आपको जितने भी सनपड़ आती थी, बहुत सारी चिड़िया आती थी, उनका आना बंद हो गया है। तो कैसे ये संभव होगा कि वे आए? कैसे, क्या आप संदेश देना चाहती हैं? संदेश यहाँ पर यही है कि जैसे आज एक युवा में एक मन में ठान लिया है कि जैसे विकास बहुत जरूरी है। विकास के पहलू ये नहीं है कि आप इमारतें खड़ी करो, ठीक है, इमारतें खड़ी करेंगे तो वृक्ष कहाँ रहेंगे? तो बेहतर इमारतें खड़ी करो पर साथ में वृक्ष भी रखो, क्योंकि जहाँ जहाँ इमारतें आपने खड़ी करी है उसके आसपास देखेंगे तो वृक्ष ना के बराबर है। तो हम बाकी बाहरी दुनिया देख के ये तो सीख रहे हैं कि हमें इमारतें बड़ी बड़ी बनाना है, पर हम बाहरी दुनिया देख के ये क्यों नहीं सीख रहे कि हमें वृक्ष लगाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा भारत जो बहुत विशाल है, क्योंकि विशाल है और जनसंख्या भी काफी विशाल है। अगर प्रदूषण भी उतना ही है और जितना वृक्षारोपण होगा उतना अच्छा रहेगा। तो सबसे बड़ा जिसे आपने अभी कहा था शुरुआत में कि हमारे जो बच्चा जन्म लेता है ना, जब उसकी परवरिश में ये सारी चीजें डाल दी जाए ना कि हाँ उनके लिए वृक्ष क्यों महत्वपूर्ण हो, कितना महत्वपूर्ण है, जितना उनके लिए एक साथी महत्वपूर्ण होता है हर एक मोड़ पर कि हाँ भैया इसे सारी चर्चा करनी है, तो वृक्ष भी उतना ही हमारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारी जन्म से लेकर मृत्यु की एक एक सांस तक बहुत कीमती है। और वही सांस रहता है, जितनी भी हम हर पल हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, जितनी भी हमें एक एहसास होता है, अच्छा लगता है कि हाँ हवा चल रही है। गर्मी में जब हम लोग परेशान होते हैं तो क्या हम लोग ये सोचते हैं ना कि काश यहाँ पर एक दो पेड़ होते हैं। क्यों सोचते हैं? कि वजह यही है ना कि हम हमारी खुद के कारण, हम खुद के कारण है कि हम खुद उसका दोहन करते हैं, फिर सोचते हैं कि काश वृक्ष होते। काश क्यों, वृक्ष होने चाहिए।
और हमेशा होने चाहिए। हम इमारतें खड़ी करें पर वृक्ष साथ में लगाना जरूरी है। जितने भी बिल्डर है मेरा बिल्कुल सही काजल जी, आपने कहा कि वृक्ष भी होनी चाहिए, विकास भी होना चाहिए, संतुलन बना रहना चाहिए, लेकिन वहां पर सरकार तो ये भी कहती है कि हम एक पेड़ काटेंगे तो 10 पेड़ वृक्ष लगाएंगे या 20 वृक्ष लगाएंगे, लगाती भी है, लेकिन पर्यावरण के संरक्षक जो हैं, योद्धा हैं, वे बार बार सवाल उठाते हैं कि जो सरकार पेड़ लगाती है उसका एक आकलन होना चाहिए, उसके एक वेरिफिकेशन होना चाहिए कि सरकार तो पेड़ लगाती है उसे बताए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। सरकार लगाती है, ठीक है। अभी 3 साल पहले, 3 या 4 साल पहले माँ नर्मदे हर जयंती चला था, जिसमें करीब 1 करोड़ पौधे लगे थे। उसमें से 1 लाख पौधे भी आज बड़े नहीं हो पाए। पौधे लगाना हर कोई लगा सकता है, सरकार तो लगाती है, 1 की जगह 1000 लगा देगी। अभी भी कहा है कि 2.5 लाख की जगह 20 लाख या 10 लाख पौधे लगा देगी, वो बड़ी बात है नहीं है, ठीक है। लेकिन पौधे पेड़ बनेंगे या नहीं, ये बड़ी बात है। सही बात है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश आया था कि पेड़ को काट देते हैं या उसको प्लांटेशन, उसको जो है ट्रांसप्लांट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके बहुत कम मुआवजे दिए जाते थे, पैसे लगते। लेकिन अब सरकार ने कहा कि जितना पुराना पेड़ होगा उतना ही आपको पैसे उसके लगेंगे, उसको देने पड़ेंगे। तो ये एक अच्छी बात आई है। हमारे साथ उषा जी जुड़ चुकी हैं, क्योंकि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था हमारा ये इसे ऑनलाइन, लेकिन वो फोन से जुड़ी हुई है। मैं उषा जी से आग्रह करूंगा कि ये आज के जो विषय है एक मैसेज दें, संदेश दें, क्योंकि हम अंतिम पड़ाव पर हैं। आज के परिचर्चा पर काफी परिचर्चा हमारे अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, तो हम चाह रहे हैं कि उषा जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे उषा जी? हाँ जी, मैं नमस्कार करती हूँ। मैं उषा मिश्रा बक्सर बिहार से बोल रही हूँ और मैं ये पीपल एवं कृषि अभियान से जुड़ी हुई हूँ। डॉक्टर हमीद सर के माध्यम से मैं अपना ये पर्यावरण के बीच में अपना योगदान दे पा रही हूँ जी। और ये हम लोग का जैसा कि चल रहा है ये कि महिला का क्या योगदान है पर्यावरण के विषय में, तो महिलाएं तो हर एक क्षेत्र में आगे, हम कहीं पीछे नहीं होने जा रही हैं। महिलाएं तो सदा सर्वदा से ही आगे हैं। हम लोग मातृशक्ति है, पहले तो माताएं हम लोग घर से लेके बाहर तक हर एक काम करने। उषा जी इस मुद्दे पर बात हो चुकी है, आप नहीं जुड़ पाते, हमारे कई अतिथि वक्ताओं ने बात रख दी है। मैं ये अभी काजल जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया था कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, और कई इस पर भी कई लोगों ने कहा कि हम लोग, कई लोगों ने, जैसे ज्योति डंगवाल जी ने कहा कि लोग निकल रही हैं, फिर मध्य प्रदेश से ज्योति जी ने भी कहा कि हाँ वहां से भी महिलाएं सामने आ रही हैं। और अभी एक सवाल कि पेड़ लगाते हैं, सरकार लगाती है, लेकिन कैसे आंदोलन, ये पेड़ों का आंदोलन जो है कैसे सकारात्मक रूप लेगा, स्वरूप लेगा, और महिलाओं की भूमिका क्या होगी, इस पर आप बात। आज के डेट में तो हम लोग समर्थक 50% हम लोग ऑलरेडी वैसे ही, और बहुत कम ऐसा है कि गाँव के गाँव से भी महिलाएं सब एक्टिव करने के लिए, और हम लोग ऐसा अपना कुछ एक्टिविटी करें, कुछ ऐसे प्रोग्राम छोटा करें, ऐसे महिला आज के डेट में मॉर्निंग वॉक से सुबह निकलती है, हम लोग 4-5 हैंग हो गया मेरा, हम लोग को माध्यम बनाए और कहें कि नहीं ये चीज करने में, वृक्षारोपण करने में आज हम लोग इतने बड़े रोग से, कोरोना से उभर चुके हैं, इतने लोग हमारे लाखों के लोग हमारे सामने से हमारे जैसे निकल गए, उन लोगों को बताते हुए ये माध्यम हमको बनाना पड़ेगा कि नहीं ऐसा सही है, पेड़ लगाना ही हमारे लिए जरूरी है। हम लोग पूजा पाठ में सारे वृक्षों का उपयोग करते हैं, और ये हम अपने ऐसा करें कि उनको संस्कारों में बोल के रखें, जैसे कि आपने पहले भी बताया हुआ था। ये हम अपनी माताएं हैं, हमारे औरतें जो है वो हर एक काम को करने में एक्टिव है, कर भी सकती हैं। तो हम लोग अपना एक ग्रुप बना के उन लोग को पहले से जागरूक करें कि नहीं पेड़ का क्या उपयोग क्या है हमारे जीवन में। हम लोग मान लीजिए हम जानते हैं, हम लोग शिक्षित हूँ ऑलरेडी, मैं पहले से इन चीजों के बारे में जानती, लेकिन जो महिलाएं हमारे ग्रामीण परिवेश से है या जो हमारे आसपास की घर से बाहर नहीं निकल रही है, उनको समझाना होगा, उनको अपना मत को थोपना नहीं, बल्कि प्रेम से समझाना पड़ता है कि हाँ वृक्ष से हम लोग क्या क्या फायदे हैं। हम लोग गाँव में भी है, शहरों में भी महिलाएं, लेकिन गाँव की औरतें कोई भी गाँव से बाहर नहीं निकल पाती है, एक्टिव नहीं है, नहीं जानती है जिसकी दीवारें, उनको कभी बाहर निकले, उनको हम लोग समझाएं कि नहीं वृक्ष से हमारे लिए कितना फायदा है। हमारे आसपास के जंगल माने कट रहे हैं, तो उन जंगलों के कटने से, वृक्षों के कटने से हमको कितना नुकसान हो रहा है, और नुकसान की भरपाई
बिल्कुल सही कहा आपने कि जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है और जागरूकता के बिना कोई तस्वीर नहीं बदल सकती है। हम चलते हैं दिल्ली ज्योति डंगवाल जी के पास से, संक्षिप्त में अपना संदेश दें ज्योति डंगवाल जी। कैसे पर्यावरण का संरक्षण होगा? ज्योति डंगवाल जी संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे पर्यावरण का संरक्षण आप करेंगी, कैसे, क्या संदेश देना चाहेंगी? जैसा कि पर्यावरण में केवल पेड़ पौधे नहीं आते, जल और पशु पक्षी भी आते हैं, तो पक्षियों का संवर्धन भी बहुत जरूरी है। यदि हम उनके भोजन की व्यवस्था जैसे बड़, पीपल, गूलर आदि वृक्षों को लगाएं, और इसके अतिरिक्त हमारे घर में, हम शहरों में जो लोग रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो हम आंगन में दाना डाल देते हैं, लेकिन शहरों में अपनी बालकनी या छत में बच्चों के द्वारा, खासतौर पे बच्चों के द्वारा जो अनाज है, दाने हैं और पानी की व्यवस्था करवाएं, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों से और भी उनके दोस्तों में और उनके आगे जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनके बच्चों में संस्कार बढ़ेगा। तो इस तरह से हम पर्यावरण का केवल एक घटक को न लेकर के सभी घटक को समन्वित रूप से लेकर के, साथ लेकर के चलेंगे तो पर्यावरण संरक्षण निश्चित ही हो पाएगा। जैसा कि जब हमने देवभूमि उद्यान में शुरुआत की थी तो उस समय हम लोगों को डीडीए के जो उस समय के एसओ थे, उन्होंने कहा था आप केवल 10 पेड़ जिंदा रख करके दिखाइए, हम आपको सहयोग करेंगे। फिर हमने वहां अनुमति ली डीडीए के जो श्रीपाल जी जो सब डायरेक्टर थे उनसे। फिर आज की तिथि पे, आज की डेट पे कुछ विषयों पे हमारा मतभेद जरूर है, लेकिन ट्री गार्ड से लेकर के और खाद आदि में इसमें पूरा सहयोग उन लोगों का रहता है। लेकिन जैसे कि जमीन के अंदर जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन एक बहुत विषैला तत्व है। ये काफी समय का पुराना जो मलबा था उसके ऊपर केवल मिट्टी पड़ी हुई है, वो जो मलबा नीचे आ जाता है वो पेड़ों की जड़ों को फैलने नहीं देता, तो उससे भी मतलब काफी ह्रास होता है धरती की उर्वरा शक्ति का। तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग पॉलीथीन का बहिष्कार करेंगे, पॉलीथीन का प्रयोग ना के बराबर करेंगे, तो ये भी एक तरफ से पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारा एक योगदान रहेगा। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर पर्यावरण का संरक्षण करना है तो पेड़ पौधों को भी ये प्लास्टिक से ये को से दूर रखना होगा अपने आप को। ज्योति सनोडिया जी क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो सभी महिलाओं को यही संदेश है कि हम जैसे अपना श्रृंगार सजाते हैं, हम जैसे अपने श्रृंगार पे ध्यान देते हैं, वैसे ही हमें अपनी धरती माँ के श्रृंगार पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारा श्रृंगार हमें धरती माँ से ही मिलता है। जैसे चूड़ी है जो लाख से बनती है वो हमें धरती माँ से ही मिलती है, और साड़ी, चंदेरी की साड़ी, सिल्क साड़ी और सिंदूर, ये सब हमें धरती माँ से ही मिलता है। तो हमें भी अपनी धरती माँ के श्रृंगार के लिए उनको सजाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। जैसे पेड़ पौधे और नदियां, तालाब और पशु पक्षी, इन सब पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही हमारी धरती माँ का श्रृंगार है और हमें इनका श्रृंगार पे भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इनके श्रृंगार से ही हमारा श्रृंगार है और धरती माँ से ही हम धरती माँ है तो हम है। बस मेरा ये संदेश है कि उनके श्रृंगार पे, धरती माँ के श्रृंगार पे सभी लोग ध्यान दें। शुक्रिया ज्योति सनोडिया जी, बिल्कुल सही का, श्रृंगार ही है, धरती का श्रृंगार है, तभी तो पेड़ पौधों को बचाना होगा। हम अपने आज की परिचर्चा के अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा विमर्श रहा है और हमारे जो युवा साथी हैं, निशांत रंजन, आप पर्यावरण योद्धा के अध्यक्ष हैं और हमारी गोरैया और पर्यावरण योद्धा की ओर से ये परिचर्चा आयोजित की गई थी। हम निशांत जी से आग्रह करेंगे कि आज के हमारे जो इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में जो हमारे महिला योद्धाएं जो है पर्यावरण को लेकर आंदोलन कर रही हैं, लड़ाई लड़ रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री निशांत रंजन जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं निशांत रंजन पटना विश्वविद्यालय का भूगोल विभाग का छात्र हूँ तथा विश्वविद्यार्थी हूँ, और संजय सर के साथ सीख लेकर हम लोगों ने भी एक इन्वायरमेंट वॉरियर्स नाम का ग्रुप बनाया है, और जिससे हम लोग पर्यावरण संरक्षण का काम करते हैं। इसके तहत हम लोग प्रत्येक रविवार को 10 पौधे लगाना हमारा लक्ष्य रहता है कि प्रत्येक रविवार को 10 पौधे लगाए, फिर उनका संरक्षण करें। और उसके अलावा हम लोग गौरैया का घोंसला बनाकर भी वितरित करते हैं।
उसके अलावा सबसे बड़ी जो समस्या जानवरों को खाने के लिए होती है, उसके लिए हम लोग दाना पानी वितरित करते हैं और जगह जगह पे संजय सर के साथ मिलकर हम लोग जागरूकता अभियान भी चलाते हैं ताकि लोगों को पर्यावरण और जागरूकता के बारे में, पर्यावरण और जीव जंतु के संरक्षण के बारे में बता सके। मैम, मैं उतनी देर से आप सभी की बातों को सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हर कोई ने बहुत अच्छा, काजल मैम ने भी बहुत अच्छा बोला, ज्योति मैम ने भी बहुत अच्छा बात कही, लेकिन मेरा एक राय था, मैं बोलना चाहूंगा कि किसी भी चीज को, संरक्षण को भी धर्म और समुदाय के बंधन से तोड़कर हमें आगे निकलना होगा, तभी हम आगे की ओर विकास कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज में आगे बढ़ना है और केवल एक ही समुदाय को या एक ही वर्ग को, एक ही धर्म को लेकर अगर आगे बढ़े, तो ये संभव नहीं है कि वो आगे बढ़ सके या आगे हो पाए। जैसे कि हम उतने समय से सुन रहे थे सभी लोग कि हाँ बिल्कुल सही बात है, में धार्मिक होना चाहिए और धार्मिकता को भी लाना चाहिए, लेकिन कई ऐसे बड़े बड़े संरक्षणवादी हैं जो दूसरे धर्म या दूसरे संप्रदाय के हैं और वो भी उसमें बहुत बड़े पैमाने पे भूमिका अदा करते हैं, बड़े पैमाने पे काम करते हैं। ये मेरा एक छोटा सा सुझाव था जो मैं बोलना चाह रहा था। और एक फोटो पे भी बहुत विवाद हुआ था कि लोग फोटो खींचते हैं। ये बात सही है कि युवाओं में आजकल सेल्फी का बहुत ज्यादा क्रेज है। मैं खुद एक युवा हूँ और इस चीज को मैं समझता हूँ, बहुत ही करीब से मैं जानता हूँ, लेकिन उन सेल्फी और फोटो से कुछ लोगों को जागरूकता भी होती है, ये भी बात सच्चाई है। हाँ, बहुत से लोग फोटो खींच के शो ऑफ करते हैं, लेकिन उन फोटो को देखकर भी बहुत से लोग जागरूक भी होते हैं। जब हम लोगों ने भी अपना अभियान शुरू किया था, हम लोग मात्र 8 लोगों से स्टार्ट किए थे। हम लोग भी डालते थे फोटो, बहुत सारे काम करते थे। इससे लगभग अभी हमारे में एक्टिव मेंबर लगभग 50 से ऊपर हैं और सदस्यों की संख्या लगभग 300 के लगभग में है। तो ये चीज है कि फोटो से लोग जागरूकता भी होता है, सेल्फी लेना ये चीज है, लेकिन जागरूकता भी उससे आएगी, ये भी एक सच्चाई है। हमें इसे अनदेखा करके नहीं कर सकते हैं। मेरा मानना है कि पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की योगदान सबसे अधिक है। भगवान ने महिलाओं को वो शक्ति दी है जो किसी पुरुष को भी वो शक्ति नहीं दिया। अगर सहन शक्ति, दृढ़ इच्छा का जो संकल्प वो महिलाओं में है, वो दूसरे किसी व्यक्ति या किसी पुरुष या कोई किसी में भी नहीं रहता है, महिलाओं में है। अगर महिलाएं किसी चीज को करने को ठान लेगी, वो किसी भी कीमत पे कर सकती है। एक पुरुष को एक पुत्र या अपने बच्चे को पालने में मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक माता अकेले भी उसे बहुत बेहतरीन तरीके से पाल सकती है। मैं इस बात का मानता हूँ। और इस तरह से महिलाओं को अगर पर्यावरण संरक्षण में जोड़ा गया, या महिलाएं जिस तरह आगे आ रही हैं, अगर इसी तरह तेजी से आगे आती रही, तो सच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ये चीज सच्चाई है। मैं सबसे पहले जिज्ञासा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिज्ञासा मैम ने बहुत ही सुरी तरीके से अपने कविताओं के माध्यम से जो हमेशा हमें बताती है पेड़ पौधे जीवों का कैसे संरक्षण करना होगा, पेड़ से हमें क्या मिलता है। हर उम्र के बच्चों को, जब बच्चे में हम लोग छोटे रहते हैं तो गाड़ी हम चलाते हैं वो हमें पेड़ से मिलता है। जब बूढ़े होते हैं तो हमें डंडा भी जो से चलते हैं लोग, वो भी पेड़ों से मिलता है। तो पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसके विषय में मैम ने बहुत ही अच्छा किया। मैम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम सच में आपने एक सुरीली शुरुआत की थी जो बहुत ही बढ़िया था। उसके अलावा ज्योति मैम, आपने बताया कि किस तरह अमृता देवी जी ने और उनकी बच्चियों ने शहादत देकर महिलाओं के किस तरह से प्राचीन काल से भूमिका है। और मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमारे जो प्राचीन रीति रिवाज जो भी है, उसमें महिलाओं का योगदान सबसे अधिक है और उससे वो पौधारोपण संरक्षण करती है। हमारे यहाँ एक पूजा होता है वट वृक्ष की पूजा, जिसमें महिलाएं जो है वट के चारों बल धागा बांधती है और उसको पूजा करती है। इसमें महिलाएं, और इसके लिए महिला बच्चों पौधे लगाती भी हैं। हाँ, बहुत जगह ये कल्चर खत्म हो रहा है, लेकिन सच में ये अभी भी है। तो महिलाओं का योगदान शुरुआत से रहा है। घर का बचा हुआ अनाज दे देना, ये सब बहुत ही थे। खुद संजय सर की मैडम जो है, मतलब हमारी मैडम जो लीला मैम है, प्रतिदिन छिपकलियों के लिए रोटी बना कर देती है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सर को खुद बताए थे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है महिलाओं का इसमें योगदान। वो अपने छोटे छोटे प्रयासों से एक बड़ा परिवर्तन लाती है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। ज्योति डंगवाल मैम, मैं आपकी बातों से बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया कि महिलाओं के बिना कोई परिवर्तन संभव नहीं है। अगर कोई भी क्रांति हो, अगर महिलाएं नहीं हो तो वो क्रांति नहीं हो सकती है। ये बात जयप्रकाश नारायण ने भी कहा था। आपने कार्ल मार्क्स के द्वारा भी बताया कि कार्ल मार्क्स महोदय ने भी ये बात कही थी, और ये बिल्कुल सच्चाई है। महिलाएं आधी आबादी है और बिना आधी आबादी के आजाद के साथ लिए हुए किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा है। आपने बताया कि अपने जन्मदिन पर और कोई विशेष दिन पर हमें पौधा रोपण करना चाहिए, बिल्कुल सही है। और आपका एक बात सबसे अच्छा था, पौधा लगाना आसान है, उसे संरक्षण करना
बहुत ही मुश्किल। ये बात मैं हमारी पूरी टीम या सब कोई बहुत ही इस बात को मानते हैं। एक पौधे लगा लेना बहुत आसान, लेकिन उसको समय समय पे खाद देना, उसके घासों की सफाई करना, ये बहुत ही कठिन काम है और ये हर किसी से नहीं हो पाता है। लोग एक दिन जाकर पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन उसको रोज पानी देने भी जा पाना ये लोगों के लिए मुश्किल होता है। और ये मैं पर्सनली भी मानता हूँ, क्योंकि हम लोग खुद ये काम करते हैं और इसमें क्या क्या समस्याएं आती है वो भी चीज को हम लोग फेस करते हैं। तो ये बात बिल्कुल मैं आपके इस बात पे समर्थन करता हूँ। और आपने जिस पौधों को बच्चों की तरह समझा, जिस तरह माँ अपने बच्चों के को खाना खिलाने के लिए खुद भूखी भी रहती है, कभी उनको कोई परेशानी ना हो इसका हमेशा ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें भी हमारी जो माँ है, हमारी बहनें हैं, उनको आगे आना होगा और पौधे को देखभाल करना होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मेरी बहन है वो कॉलेज जाती है, हम लोग हर संडे को पौधारोपण करते हैं, तो उस पौधे लाने का जिम्मेदारी जो है वो मेरी बहन का है। वो बिना मुझसे पूछे, हाँ आज पौधा लेके आना है ना, हम लेके आ जाएंगे। तो ये उसके वो करती है और वो हमें इंकरेज करती है कि हमें इसमें आगे बढ़ना है। कभी कभी हम नहीं जा पाते, कोई दिक्कतें होती है, वो खुद जाकर ये काम करती है। तो इस तरह से ये चीज है कि हाँ ये बिल्कुल सही है। काजल मैम आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे यहाँ महिलाओं की भूमिका अभी भी नगण्य है। अगर मैं खुद एक छात्र हूँ और उसमें भी देखता हूँ तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, खासकर पर्यावरण संरक्षण के मामले में तो नहीं। आज भी वो समाज में आगे नहीं आ पाती है, क्योंकि उनको कई सारे सामाजिक बंधन रहते हैं या सामाजिक काम का दबाव रहता है, जिसके वजह से वो खुल के क्षेत्र में नहीं आ पाती है। ऐसा नहीं है कि वो लोग इसमें नहीं आना चाहते, लेकिन खुल के नहीं आ सकते। हम लोग जब 8 लोगों के साथ इसकी शुरुआत किया था, उसमें से 4 महिलाएं थी और 7 लोग ने हम शुरुआत किया, जिसमें मात्र 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थी। हमने जो पौधारोपण शुरुआत किया था, हाँ उन लोगों के साथ कई समस्या, वो हर जगह जा नहीं सकती है या कई दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो आज आगे बढ़ रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है और इस काम को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। खासकर जागरूकता अभियान में महिलाओं का योगदान पुरुषों के तुलना में भी सर्वाधिक है। किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों को समझा पाना, उनके द्वारा चित्रों से उनको समझा पाना, इसमें महिलाएं बहुत आगे हैं और अगर उस क्षेत्र में थोड़ी और मेहनत करें तो और पर्यावरण संरक्षण में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। धर्मेंद्र सर ने हमें बताया किस तरह की महिलाएं जो है चार दीवारी के अंदर किस तरह है और उनको बाहर निकालना होगा। धर्मेंद्र सर लगातार इसमें कार्य कर रहे हैं, इसके लिए सर का बहुत बहुत आभार मैं करूंगा। लगातार महिलाओं को जोड़कर उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है और बहुत ही बेहतरीन काम किया है, ये मेरे ख्याल से है। सर इसमें बहुत आगे हैं। उषा मैम हमारी पटना से शिक्षिका है, उनको सबसे पहले हमारा नमस्ते। और मैम ने सच में बहुत अच्छी बातें कही कि हमें कुछ कार्यक्रम बनाने होंगे। बिना अगर हमें भी कोई एग्जाम निकालना रहता है तो पहले उसका सिलेबस देखते हैं, क्या क्या उसमें पूछता है, उसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन बैंक देखते हैं। ठीक इसी तरह हमें भी अगर पर्यावरण संरक्षण करना है तो हमें किस लेवल तक करना है, उसमें क्या क्या समस्याएं आएगी, इसका एक सही से प्लानिंग बनाने की आवश्यकता है। और प्लानिंग बनाकर अगर काम करें तो सच में सफलता मिलेगी। ये अभी कोरोना का महाआपदा का समय रहा है, कई लोगों ने अपने स्वजन को खोया है, ये मैंने भी खुद अपने भाई, अपने कुछ रिश्तेदारों को खोया है। लेकिन ये और इस समय लोग ऑक्सीजन की महत्ता को सबसे ज्यादा जानते हैं। अगर हम लोग उन लोगों से प्रत्यक्ष रूप से जिस तरह से बात करेंगे या उनको समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि उषा मैम ने बताया, तो वो सच में वो हमारी बातों को समझेंगे और वो हमारा साथ देंगे। ये चीज सच्चाई है। तो मैं मैम का बहुत बहुत आभार कि मैम ने बहुत ही बेहतरीन बात की। संजय सर को बहुत बहुत आभार, उन्होंने एक इतनी बेहतरीन परिचर्चा बहुत ही कम समय में तय किया। कल तक इस परिचर्चा कोई अथी नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक से सर के दिमाग में और सर ने ये काम किया, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर के सभी कुछ प्रश्न भी सही थे कि हाँ महिलाओं की स्थिति कम है लेकिन उनको आगे आना होगा, और सर भी लगातार इसमें बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही आगे लोगों को बढ़ाने का भी कार्य कर रहे हैं। सर को बहुत बहुत आभार। एक बार फिर से काजल मैम आपको बहुत बहुत आभार, आपने सच में बेहतर आपने समाज को आईना दिखाने का काम किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। जो सच्चाई है वो आपने बताने का काम किया। ज्योति मैम और जी सर। हाँ नहीं आप वहाँ बात रखें। नहीं सर हो गया सर, थैंक यू सर। जी नहीं ज्योति मैम बिल्कुल सही। प्लास्टिक का कचरों पे जिस तरह आप बात कर रहे थे कि हाँ ये चीज है कि उसको भर के वहाँ पे पार्क बनाए गए हैं और उससे कई सारी समस्याएं आई हैं, ये चीज सच्चाई है और ये चीज से हम लोग पीछे नहीं हट सकते। लेकिन उन प्लास्टिकों का अभी तत्काल में कोई उपयोग भी नहीं हो सकता, ये भी एक सच्चाई है। हम उसे निकाल कर फिर दूसरे जगह कूड़े के ढेर के रूप में ही रख सकते हैं। हम उसको रिसाइकिल रीयूज करने के हम विकसित देशों की तरह हमारे पास उतने अच्छे तकनीक नहीं है, ये भी एक सच्चाई है। हम दूसरे देशों को दे दे। विदेशी कंपनियां का जो भी कचरे होते हैं वो हमारे देश में आते हैं डंप होने,
और उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं, क्योंकि उनके पास वो तकनीक है, हमारे पास वो तकनीक नहीं है। तो हमें सबसे पहले उन तकनीक को खोजने की आवश्यकता है, ताकि उन कचरों को हम निकाल कर उसका रीयूज कर सके, रिसाइकिल कर सके। इको ब्रिक्स कॉन्सेप्ट आया है, लेकिन वो उतना कारगर नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी इको ब्रिक्स पे काम किया हूँ और मैं ये चीज जाना और ये मैंने महसूस किया कि उतना कारीगर नहीं है जितना होना चाहिए। अगर इसको हम बहुत ज्यादा आगे लेके जाएं तो लोगों में एक तरह से पृथ्वी पे बोझ ही बढ़ा देंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो मैंने भी, तो हमें पहले किसी भी समस्या को अचानक से समाधान करने की जगह हमें जरूरत है कि उस पर शोध करें, तकनीक निकाले, ऐसी तकनीक खोजे जिससे हम यूज कर सके। जैसे बिटुमिनस मिला के अभी सड़क बनाने का बहुत ज्यादा क्रेज है, ये तमिलनाडु से आया है और बिहार में भी 200-300 सड़कें इस पे बनी है। अगर हर राज्य इस तरह से करने लगे तो इसमें बहुत अच्छा योगदान होगा। लेकिन इसमें भी हमें कोयला का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बिटुमिनस उससे निकालना पड़ेगा, तो कोयला का उपयोग होगा। तो हमें कुछ अपने परिवर्तन लाने होंगे, शोध करने होंगे, तकनीकों का विकास करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत ही बेहतरीन परिचर्चा था, समाज को एक बेहतर मैसेज भी जाएगा इस परिचर्चा से। आप सबका बहुत बहुत आभार सर। शुक्रिया निशांत जी, आपने जिस तरह से कहा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी का। पीपल नीम तुलसी अभियान चलाते हैं पटना से। कल रात में उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, काफी मैं व्यस्त था, लेकिन व्यस्तता के बावजूद उनका आग्रह हुआ कि महिलाओं को लेकर, पर्यावरण की जो सोच है उसको लेकर एक परिचर्चा आप कराएं। तो आज मेरा भी एक सवाल था उनसे, एक सवाल का बल्कि मैंने कहा कि देखिए कोई बड़ा नाम नहीं होना चाहिए, और वो उन महिलाओं को आप सामने रखिए जो जमीनी हकीकत पर स्तर पर काम करती हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज मध्य प्रदेश से हमारी जो महिलाएं जुड़ी और पर्यावरण की जो सोच लेकर जुड़ी हैं, दिल्ली से जुड़ी हैं, बिहार से जुड़ी हैं, तो एक काफी जो बात सामने आई है बहुत महत्वपूर्ण है। और डॉक्टर धर्मेंद्र जी को मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपने एक महत्वपूर्ण परिचर्चा को यहाँ अंजाम देने के लिए हमें मौका दिया, अवसर दिया। हम हर संडे किसी न किसी विषय को लेकर आते हैं, जुटते हैं। फिर मिलेंगे। आप सभी तमाम जो हमारे आज की जो महत्वपूर्ण अतिथि थे, सम्मानित अतिथि वक्ता थे, ज्योति सनोडिया जी मध्य प्रदेश से, उषा मिश्रा जी बक्सर से, ज्योति डंगवाल जी दिल्ली से, काजल जी खंडवा इंदौर से, खंडवा मध्य प्रदेश से, और धर्मेंद्र जी पटना से, निशांत रंजन जी पटना से, सभी को एक बार नमस्कार। और हम फिर मिलेंगे किसी अगले खास विषय को लेकर किसी अगले संडे को। नमस्कार।